नमस्ते आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे 3.2 राइज ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट इन आसाम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। After the suppression of the revolt of 1857, all powers of the East India Company were transferred to the Queen of England through the Queen's Proclamation of 1858। यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी पावर था वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि जो इंडिया पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन किया जा रहा था, अब वो सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड का जो रानी थी उनको दिया जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के तहत। यानी कि अब इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से इंग्लैंड की रानी जो थी उनके हाथों में चला गया। द रिवोल्ट हैड लेड टू ए पिटेबल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और रिवोल्ट ऑफ 1857 के चलते क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जो था वो नुकसान हुआ। सिंस ए ह्यूज अमाउंट हैड टू बी स्पेंड इन द नेम ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट, The deficit budget of 1857-58 rose to 14 million pound। जैसे कि हम जानते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबाने के लिए ब्रिटिश का जो बजट था 1857-58 के दौरान वो डेफिसिट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव में चला जाता है। और वो जो खर्च था रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबाने के लिए वो लगभग 14 मिलियन पाउंड हुआ। सीधा सीधी हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश का 14 मिलियन पाउंड जो था वो नुकसान हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने में। एंड सो इन द ईयर्स फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मोस्ट कंसर्न अबाउट हाउ टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमिक कंडीशन एंड मेक अप द डेफिसिट। इसलिए 1858 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का मूल उद्देश्य रहा कि किस तरह से उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था उसको ठीक किया जाए और जो 14 मिलियन पाउंड्स था जो नुकसान हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय में उसको कैसे मेकअप किया जाए। एज ए रिजल्ट द बर्डन ऑफ टैक्सेस फेल ऑन द इंडियन मासेस। और जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा कि ब्रिटिश का टारगेट था कि किस तरह से वो लॉस जो था वो मेकअप करना, तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन लोगों के ऊपर टैक्स जो था वो बढ़ा दिया। In Assam also the same policy was adopted and this led to several additional taxes over and above those already there। और आसाम में भी जो टैक्स था वो इंक्रीज किया गया और जो पहले से ही आसामीज लोगों के ऊपर टैक्स था वो भी बढ़ा दिया। Between 1854 and 1870 there was 100% rise in tax। और 1854 से लेकर 1870 तक 100% टैक्स जो था वो बढ़ा दिया गया। Stamp duties in 1858, income tax, license tax for using forest product like wood, bamboo, etc., and grazing tax for grazing cattle in the fields and meadows in 1860 were introduced। तो स्टैम्प ड्यूटीज 1858 में इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए जैसे कि जंगल के जो लकड़ी बैम्बो वगैरह थे उसका यूज़ करने के लिए लाइसेंस टैक्स या फिर लाइसेंस दिए गए टैक्स कलेक्शन करने के लिए। साथ ही अगर आपके पास कोई एनिमल है, अगर उसको आप फील्ड में ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए ले के जाना चाहते हैं तो भी आपको ग्रेजिंग टैक्स या फिर ग्रेजिंग लाइसेंस ज़रूरत था। और 1860 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि स्टैम्प ड्यूटी जो था 1858 में इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स ये सारे 1860 में इंट्रोड्यूस किए गए। ये सारा जो टैक्स था इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करना। हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि ब्रिटिश ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करने के लिए बहुत सारे टैक्स का इंट्रोडक्शन तो किया, लेकिन कभी भी ब्रिटिश ने आसाम का जो एग्रीकल्चर था उसको डेवलप करने के लिए या फिर जो फार्मर थे उनको डेवलप करने के लिए कभी भी कुछ भी प्लान या फिर कदम नहीं उठाया। द फॉरेन गवर्नमेंट डिड नॉट exempt the peasants from payment of taxes even during natural disasters, epidemics और famines। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी आसाम के लोगों को छूट नहीं दिया। कभी नेचुरल डिजास्टर भी होता था, यानी कि कभी खेती नहीं होता था, एपिडेमिक्स और फेमिनिस, कभी बहुत सारे बीमारियों के कारण लोग मर जाते थे, भूखे रह जाते थे, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी ब्रिटिश ने टैक्स कलेक्शन तो किया, कभी भी आसाम के लोगों को छूट नहीं दिया। एज रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द कॉमन पीपल ऑफ आसाम were totally disgusted with the British government and this led to a series of peasant revolts in Assam from the middle of the 19th century। और जिसके चलते आसाम के लोगों के मन में बहुत सारा गुस्सा था और वही गुस्सा
1861 के बाद में पीजेंट्स रिवोल्ट बन के देखने को मिला। 1861 के बाद में बहुत सारे पीजेंट्स रिवोल्ट ब्रिटिश के खिलाफ में देखने को मिला। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपने इस टॉपिक को समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।